अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है जी, कैलकुलस 2 के लिए MTH 301 स्प्रिंग 22 की फ़र्स्ट असाइनमेंट है और लास्ट डेट इसकी 8 तारीख है, 8 जून। और 10 नंबर की असाइनमेंट है, 2 क्वेश्चन है इसके अंदर और फर्स्ट 10 लेक्चर्स को ये असाइनमेंट कवर कर रही है। और इसमें फ़र्स्ट 5 लेक्चर्स में से तो खैर कुछ नहीं है, 6 में से बल्कि कुछ नहीं है, उसके बाद ही एंड वाले 4 लेक्चर्स में से ही उन्होंने असाइनमेंट बनाई है। एक क्वेश्चन आपका लेक्चर नंबर 10 में से है, क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 1 मेरे ख्याल से 7 या 8 किसी एक में से है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन इन्हीं में से कोई एक है। तो इंस्ट्रक्शन तो आप लोगों को पता ही हैं कि आप लोगों ने कलर फ़ॉन्ट यूज़ नहीं करना, मैथ टाइप वगैरह यूज़ कर लें या इक्वेशन एडिटर यूज़ कर लें MS वर्ड के अंदर, और सोल्यूशन फाइल में आपने टॉप पे अपनी ID लिखनी होती है, ठीक है। तो ये सारी पढ़ लीजिएगा। हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ी सी लंबी असाइनमेंट है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ईजी है, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो देखिए जनाब क्या कह रहे हैं हमसे, कहते हैं फाइंड एफ ऑफ, और बेस में लिखा हुआ है वाई एक्स एक्स जी, यानी आपने ना फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। ये जो नोटेशन होती है ना कि एफ़ की बेस में लिखा हुआ है कुछ, इसका मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव। कि आपके पास देखिए फंक्शन दिया हुआ है, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, x भी है, y भी है और z भी है। तो इसको आपने पार्शली डिफ्रेंशिएट करना है और उसका तरीका क्या होता है ये भी अभी हम सीखते हैं। और इसमें कितनी दफ़ा डेरिवेटिव लेना है, 4 दफ़ा। देखें, एक दफ़ा y के हिसाब से, फिर एक दफ़ा x के, फिर अगेन x के हिसाब से, और एंड पे उसको z के हिसाब से आपने डिफ्रेंशिएट करना है। तो 4 टाइम्स हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। चलते हैं अपने सोल्यूशन पे। क्वेश्चन हमने नोट कर लिया कि हमने एफ ऑफ वाई एक्स जी फाइंड करना है, और एफ ऑफ एक्स वाई जी जो हमें दिया हुआ तो एज इट इज़ मैंने नोट डाउन कर लिया। अच्छा, अब देखें सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, f के साथ y आ रहा है। तो आपने ना पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, और ये पार्शियल डेरिवेटिव की नोटेशन होती है, ठीक है। ये पार्शियल डेरिवेटिव का सिंबल होता है, ये यहाँ से आपको बेशक इधर से ले लें या आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन फॉर्म में आपने f का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि यहाँ पे पहला नंबर यहाँ पे हमारे पास देखिए ना y आ रहा है। तो हमने ये पार्शियल डेरिवेटिव का सिंबल एज इट इज़ आएगा, अंदर ये जो f है ना इसकी जगह पूरी f की वैल्यू आ जाएगी, ये जो ऊपर दी हुई थी हमें, और नीचे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y। अब इसमें ना जब हम y के हिसाब से उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो x और z को आप एज आ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, क्योंकि आप वेरिएबल y लेंगे यहाँ पे, ठीक है। जिसको डिफ्रेंशिएट करना होता है ना हमने, जैसे y को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो y को हम वेरिएबल कंसिडर करेंगे, x और z वाली जो टर्म्स आएंगी उनको हम कांस्टेंट कंसिडर करेंगे, ठीक हो गया। अब पहली टर्म देखें, इसमें ये जो एक्स स्क्वायर और z आ रहा है, मैंने कहा कि इनको हमने एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो कांस्टेंट को हम बाहर लिख लेते होते हैं डेरिवेटिव के अंदर, और अंदर डेरिवेटिव सिर्फ किसका आएगा, y का और e पर y का, और 2 y वाली टर्म्स आ रही हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट में हमने y एज इट इज़, e पर y का डेरिवेटिव लेना है, फिर e पर y एज इट इज़ और y का डेरिवेटिव लेना है। तो y एज इट इज़, e पर y का डेरिवेटिव तो e पर y होगा, और पावर का अलग से लेंगे y का तो वो 1 आ जाएगा, प्लस e पर y एज इट इज़, अब y का डेरिवेटिव लेना है हमने, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 ही होगा, प्लस इस टर्म में देखें तो x एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो x को हमने बाहर लिख लेना है, और अंदर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो वो 1 आ जाएगा, प्लस अब ये z कांस्टेंट है तो वो ऐसे ही आ जाएगा बाहर, अंदर 2y इसका डेरिवेटिव आ जाएगा ना, पावर रूल लगेगा, पावर साइड पे आके मल्टीप्लाई होगी, पावर में से 1 माइनस होगा 2y, और पावर के बगैर y का अलग से डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास 1 आ जाता है। इसी तरह से आगे फोर्थ टर्म के अंदर देखें, जी स्क्वायर एक्स एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे हम उसको, तो बाहर लिख लेंगे, और अंदर वेरिएबल सिर्फ वाई स्क्वायर है, उसका डेरिवेटिव लें 2y, और y का अलग से पावर के बगैर लेंगे तो वो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम लिख लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई होकर जितने भी 1 है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे ना मल्टीप्लाई होके, तो y e पर y प्लस e पर y प्लस x 1 ज़ार x 2yz आ जाएगा, और ये 2xy स्क्वायर आ जाएगा। ये हमने एफ वाई की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब देखें एफ वाई के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, तो एफ वाई एक्स, यानी अब एफ वाई का हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब हम एफ वाई एक्स निकालने जा रहे हैं, तो वही पार्शियल डेरिवेटिव वाली नोटेशन, पहले हमने सिर्फ एफ लिखा था, लेकिन अब हमने एफ वाई लिखना है, क्योंकि अब हम एफ वाई का पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पार्शियल डेरिवेटिव का सिंबल अंदर एफ वाई की वैल्यू आएगी, ये जो यहाँ पे हमने ऊपर निकाली थी ना ये वाली, वो यहाँ पे लिख देनी है। अब उसको हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है। अब एक्स के हिसाब से जब डेरिवेटिव लेना है तो y और z को हमने कांस्टेंट ट्रीट करना है, और सिर्फ x वाली टर्म्स का डेरिवेटिव आता जाएगा, ठीक है। तो ये देखें इतनी टर्म जो है इसमें पहली में z और y,
इसको एज अ कांस्टेंट लिखेंगे ना हम, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, वो सेम वैसे ही बाहर लिख दिया। सिर्फ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा, वो क्या आ जाएगा 2x, और पावर के बगैर x का लेंगे तो वो 1 आएगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पे x है, इस x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। इसमें x है ही नहीं, 2yz है, तो ये तो तीनों एज अ कांस्टेंट आएंगे यहाँ पे, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, वेरिएबल यहाँ पे सिर्फ हम x को कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे देख लें तो x वेरिएबल है, इसका डेरिवेटिव 1 होगा, और 2yz² कांस्टेंट है, तो वो बाहर वैसे ही आ जाएंगे, 1 इनसे मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमने फाइंड कर लिया fy(x). थोड़ा सा तरतीब दे लें कि 2x को z के साथ हमने लिख लिया 2xz, बाकी ब्रैकेट वाली चीज़ +1 0 ख़त्म हो जाएगा, और ये आ गया। अब आपने fy(x) फाइंड कर लिया। फिर ऊपर अगर आप देखें तो fy(x) के बाद अगेन x है, ठीक है, तो यानी fy(x) का हमने फिर एक दफ़ा x के हिसाब से डेरिवेटिव यानी fy(x) फाइंड करना है। तो अब fy(x) का पार्शियल डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो अंदर अब हमने fy(x) की ये जो वैल्यू ऊपर निकाली थी ना, ये वाली, ये अंदर पुट करनी है पार्शियल डेरिवेटिव के सिंबल के साथ, और इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगेन y और z वाली वैल्यूज़ कांस्टेंट ट्रीट होंगी, तो ये 2 भी कांस्टेंट है, z भी कांस्टेंट है, और ये y वाली टर्म भी कांस्टेंट है, ये सारी बाहर वैसे ही आ जाएगी। और अंदर इस x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा 1, ठीक है, तो 1 उससे मल्टीप्लाई कर ख़त्म हो गया। 1 तो वैसे ही कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो 0 यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। और इसमें भी देखें कोई x नहीं आ रहा ना, 2yz तीनों कांस्टेंट के तौर पे ट्रीट करेंगे हम, तो इन कांस्टेंट का डेरिवेटिव भी 0 आ जाएगा। तो इन दोनों का तो 0 हो गया, वो मैंने नहीं लिखा, और इस x का 1 होगा तो पीछे बचेगा 2z और ये ब्रैकेट वाली चीज़। अब ये fy(x) आ गया। एंड पे हमने फाइंड करना है fy(x)z, यानी इसको अब हमने विद रिस्पेक्ट टू z पार्शली डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं fy(x) का विद रिस्पेक्ट टू z। तो अंदर हमने fy(x) की जो वैल्यू आई थी 2z और ये ब्रैकेट वाली टर्म की हमने लिख ली। अब z जो है वो वेरिएबल है, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो 2 भी कांस्टेंट है, और ये y वाली जो ब्रैकेट में टर्म्स हैं ये भी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट के तौर पे बाहर आ जाएंगी, और z का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, और 1 इससे मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो गया। तो fyz का हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 2y e⁻y + e⁻y। ठीक है जी, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आपने बस एक चीज़ माइंड में रखनी है कि जब आप fy फाइंड कर रहे हैं तो सिर्फ y वेरिएबल कंसीडर करेंगे, x z वाले जो टर्म्स आएंगी उनको हमने कांस्टेंट ट्रीट करना है। ठीक है, इसी तरह से x की फॉर्म में y और z कांस्टेंट होगा, और z की बारी जो x और y है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये पार्शियल डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं हम अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। तो जनाब सेकंड क्वेश्चन में कहते हैं कि 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं, एक का नाम a है और दूसरे का नाम b है। इन दोनों वेक्टर्स को यूज़ करते हुए आपने इन पे डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करना है और इनके दरमियान बनने वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं आपके लेक्चर नंबर 10 में है, और वैसे अगर आप लोगों ने इंटर में भी पढ़ा होगा फिज़िक्स तो उसके अंदर भी हमने ये चीज़ पढ़ी होती है, और सेकेंड ईयर की मैथ के अंदर भी होती है। तो क्या होता है, आपके पास 2 वेक्टर्स दिए हुए थे, वो हमने नोट कर लिए। अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं कि डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है a.p = ab cos थीटा, और ये जो a और b है ये है मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b साथ में cos थीटा। अब हमने निकालना है थीटा, तो यानी हमें a.b भी पता होना चाहिए, हमें a की मैग्नीट्यूड भी पता होनी चाहिए, b की मैग्नीट्यूड भी पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पुट करेंगे तो हमारे पास थीटा आएगा ना। तो हम क्या करते हैं, पहले a.b निकाल लेते हैं। a.b के लिए आपने a लिखा, डॉट का सिंबल लगाया, और फिर b की वैल्यू लिख दी जो ऊपर दी नहीं थी आपको। और यहाँ पे देखें तो i नहीं था ना वेक्टर के अंदर, यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं, i वाली टर्म होती है, j वाली होती है और k वाली होती है। यहाँ पे i नहीं दिया हुआ था तो मैंने उसको 0 कर दिया। ठीक है, नहीं भी लिखते कोई मसला नहीं है, लेकिन 0 लिख लें तो आपको आसानी हो जाएगी। उसके बाद j वाली टर्म और k वाली लिख ली, इसमें तीनों दी हुई थी तो हमने एज इट इज़ नोट कर लिया। अब डॉट प्रोडक्ट में ये होता है कि i वाली टर्म i के साथ मल्टीप्लाई होती है, j वाली टर्म j के साथ मल्टीप्लाई होती है, एंड k वाली टर्म जो है वो k के साथ मल्टीप्लाई होती है। i j के ख़त्म हो जाता है क्योंकि i.i 1 होता है, j.j 1 होता है, इस तरह करके वो ख़त्म हो जाता है। तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। फिर -3 को √5 से मल्टीप्लाई करें तो -3√5 आ गया, और 4 को आप √2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 4√2 आ जाएगा। क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर है और ये बाहर है ना, तो हम इनको 4⁸ तो नहीं कर सकते ना, इसलिए आपने इसको 4√2 रखना है। अच्छा जी, डॉट प्रोडक्ट तो आ गया। अब हम निकाल लेते हैं a की मैग्नीट्यूड। तो a की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये होता है कि स्क्वायर रूट लेना होता है आपने किस चीज़ का, i वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस j वाली वैल्यू का स्क्वायर
प्लस के वाली वैल्यू का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो यहाँ पे आई वाली वैल्यू नहीं थी तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया 0, और जे के साथ है -3 उसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस के के साथ है 4 तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा। अब 0 स्क्वायर ओपन कर लें, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16, और स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा। 16 + 9 करें तो 25 आता है, उसका स्क्वायर रूट लें तो आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज़ इक्वल टू 5 आ गई। उसी तरह से हमने बी की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो बी के हमारे पास जो कंपोनेंट्स थे उसमें आई की वैल्यू 3 थी, जे की वैल्यू √5 थी और के के साथ जो है वो √2 था कोएफिशिएंट। तो तीनों का आपने स्क्वायर लेके ऐड करना है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर √रूट के साथ कट होगा, यहाँ पे भी कट हो जाएगा, तो 9 + 5 हमारे पास 14 आ गया, 14 + 2 16। तो 16 का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं दैट इज़ इक्वल टू 4। तो हमने तीनों चीज़ें फाइंड कर ली। अब फाइनली हम फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन पहले क्या करते हैं हम कॉस थीटा अलग कर लेते हैं। तो ये जो मैग्नीट्यूड्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं उधर जाके डॉट प्रोडक्ट के साथ डिवाइड हो जाएंगी। तो अब ए डॉट बी की वैल्यू जो हमारे पास आई थी ये वाली, ये हमने लिख ली। चाहे तो आप इधर ही ना इसे पॉइंट्स में भी कन्वर्ट कर लीजिएगा अगर करना चाहें तो, या आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो मैंने अभी फ़िलहाल डायरेक्ट लिख दिया है। नीचे ए की वैल्यू 5 आई थी और बी की हमारे पास 4 आई थी, मैग्नीट्यूड्स जो हमने निकाली थी। अब 5 4 ज़र होता है 20, और कॉस थीटा में से हमने तो सिर्फ निकालना है थीटा, तो कॉस जो है वो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, कॉस इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, अब कॉस इन्वर्स लेना है आपने इसको आपने ना पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेना है साइंटिफिक कैलकुलेटर से। ये मेरे ख्याल से आएगा, मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई हूँ तो लिख देती हूँ मैं आपके लिए। इसकी वैल्यू पॉइंट्स में जो आएगी वो आती है -0.052 समथिंग इस तरह की आ रही थी, इज़ इक्वल टू थीटा। तो अब इस वैल्यू का आपने ले लेना है कॉज इन्वर्स, तो वो हमारे पास आ रहा है 1.62338, और ये हमारे पास मेरे आई थिंक रेडियन में आंसर आएगा। अगर आप उसे डिग्रीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं 180/π से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 93 डिग्री आ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों आंसर्स आप लिख दीजिएगा, दोनों बेहतर हैं। 93 डिग्री लिख दें और ये वाला रेडियंस में लिख दें। ठीक हो गया, तो ये भी सिंपल सा था। बस एक आपने फॉर्मूला याद रखना है, ए डॉट बी का इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी देन कॉस थीटा। तो आपने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वहाँ से थीटा निकाल लेना है। ठीक है जी, उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, वीडियो भी पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कॉमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।